अध्याय 98। उसे दबाना। गंतव्य पर पहुंचना। रसातल का परिपथ बनने के कारण उसे यकीन था कि उसका शरीर किसी अमानवीय, किसी प्रकार की घृणित चीज में बदल गया था। वह इस विचार से कांप उठा। उसे महसूस हुआ कि रसातल का ठंडा, रेंगने वाला भय अभी भी उसकी त्वचा पर बना हुआ है। उसने स्वयं रसातल के प्राणियों को देखा था, भले ही बहुत ही कम समय के लिए, लेकिन वे सभी अत्यंत घृणित और घातक थे। उनके टेढ़े मेढ़े रूप और भेदी निगाहों ने उसके विचारों को परेशान कर दिया, जिससे उसके मन में गहरी घृणा पैदा हो गई जिसे वह दूर नहीं कर सका। बुरे सपनों के कारण वह कुछ दिनों तक ठीक से सो नहीं पा रहा था। वह समझ सकता था कि उसने उसकी मानवीयता के बजाय कुछ ऐसा ही देखा होगा। उसे एहसास हुआ कि उसे उस डर का एहसास हुआ होगा जिसे वह उस आदमी के बजाय उन विचित्र प्राणियों में से एक के रूप में देखकर महसूस कर रही थी जिसे वह जानती थी। उन विचित्र प्राणियों ने उसे उस रसातल की याद दिला दी जिसका वह अब हिस्सा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं था कि वह पीछे हट गई। उसने उसकी ओर देखा और उसे गंभीरता से देखते हुए कॉस्मिक वर्ड गेज को सक्रिय कर दिया, मानो अकेले अपनी आभा से उसे दबाने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखें उससे मिली। हवा में एक स्पष्ट तनाव भर गया, मानो वास्तविकता का ताना बाना उसकी निगाहों के भार से कांप रहा हो। इसका असर तुरंत हुआ क्योंकि उसने धीरे धीरे संघर्ष करना बंद कर दिया और उसकी आंखों में स्पष्टता वापस आने लगी। भ्रम का कोहरा धीरे धीरे छटा, उसकी जगह मान्यता और अनिश्चितता की झिलमिलाहट ने ले ली। ओलिवर की आंखें उसका एक विकसित संस्करण थीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह ऐसा करने में सक्षम था। हालांकि यह सिर्फ एक प्रयास था, उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह पहली कोशिश में काम करेगा। क्या यह भी भाग्य स्तर से जुड़ा था? जैसे जैसे नादिया को धीरे धीरे स्पष्टता प्राप्त हुई, उसकी आंखें भ्रमित हो गईं क्योंकि उसने इधर उधर नौकरानी को देखा जो अब उसकी बाहों को पकड़ रही थी। तुम लोग चुप रहो और मुझे ध्यान केंद्रित करने दो। जैसे ही उसके मन का धुंधलापन धीरे धीरे दूर हुआ, बुजुर्ग सामने से चिल्लाए। उसने अपना हाथ झटक लिया और नौकरानी ने उसके व्यवहार में बदलाव देखकर उसे जाने दिया। वह जानती थी कि अभी अभी कुछ अजीब हुआ है। एक बार वह उस पर हमला कर रही थी, और अब जब ओलिवर ने एक बार उसकी ओर देखा तो वह शांत हो गई। लेकिन वह ये नहीं बता पाई कि क्या। नादिया ने चारों ओर देखा और उसके चेहरे पर भ्रम दिखाई दे रहा था। क्या हुआ और उसे नौकरानी ने इस तरह क्यों पकड़ रखा था? उसे यह याद नहीं रहा। अभी क्या हुआ? उसने अपने दिमाग पर जोर डाला लेकिन उसे याद नहीं आया। क्या आप ठीक हैं? उसके बगल से एक चिंतित आवाज सुनाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और ओलिवर की ओर देखा। तभी उसके सिर पर तेज दर्द हुआ और उसे उस घटना के कुछ अंश याद आने लगे जो कुछ ही क्षण पहले घटित हुआ था। उसने अपने बगल में फेंकी हुई तलवार को देखा और हथियार के चमकदार शरीर पर लाल रक्त की बूंदें लगी हुई थीं। ताजी मिट्टी की हवा में मिश्रित खून की धात्विक गंध उसके पास रह रही थी। उसका मूड खराब हो गया। उसके कुछ भी न करने के बावजूद उसने न केवल उस पर इस तरह अचानक हमला किया था, बल्कि उसने उसके सामने इतना अतार्किक व्यवहार भी दिखाया था। उसने उदास चेहरे से उसकी ओर देखा और दूरी बनाकर उसके सामने कोने में बैठ गई। उनमें एक भारी सन्नाटा छा गया। ऐसा लग रहा था कि वह खुद को दोषी महसूस कर रही थी। उसके अफसोस का बोझ हवा के माध्यम से महसूस किया जा सकता था। उसने आह भरी। ठीक पहले उसने अचानक तलवार को अपने सिर की ओर आते हुए लगभग नहीं देखा था। यदि उसकी अंतरात्मा ने सही समय पर काम नहीं किया होता तो उसे बहुत गंभीर चोटें लग सकती थी। यह उसकी किस्मत थी कि वह इससे बचने में कामयाब रहा। उसने मन ही मन गुप्त रूप से लेवल 4 लक की शक्ति की प्रशंसा की। वह भाग्यशाली था कि एक घातक चोट को रोकने के लिए उसकी प्रवृत्ति और हाथ सही समय पर आगे बढ़े। भाग्य या नियति, वह निश्चित नहीं था, लेकिन बाल बाल बच जाने से उसका दिल उसके सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वह अब भी बेतहाशा धड़क रहा था। उसने नादिया की ओर देखा। वह नहीं जानता था कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसने उसे बीच बीच में अपनी ओर देखते हुए देखा। उसके भावों में सावधानी और जिज्ञासा का मिश्रण स्पष्ट था। वह अभी निश्चित रूप से सोच रही थी कि उसने क्या देखा और यदि यह सही था तो ये कैसे संभव था, और सभी प्रकार के प्रश्न।
ओलिवर ने फिलहाल उससे बात करने से परहेज किया क्योंकि उसके पास उसके लिए कोई जवाब नहीं था। इसके बजाय उसने अपनी नौकरानी की ओर देखा जो उसे देख रही थी। तो वह बिना किसी समस्या के नादिया को वश में करने के लिए काफी मजबूत है। ओलिवर जानता था कि वह इस नौकरानी के साथ लापरवाह नहीं हो सकता। वह ज्यादातर अपनी गतिविधियों में स्पष्ट रहता था, लेकिन कौन जानता है कि वह कब उसे देख रही होगी। कार चला रहे बुजुर्ग को ऐसा लग रहा था जैसे उसने पहले से हो रहे छोटे मोटे हंगामे पर ध्यान नहीं दिया हो, या फिर अगर उसने किया भी तो उसने जानबूझकर इसे नजरअंदाज कर दिया। उसने अपने कपड़ों की ओर देखा। सौभाग्य से उन पर खून का दाग नहीं था, नहीं तो यह उसकी पहली मुलाकात थी, ये समझकर दूसरों पर बुरा प्रभाव पड़ता। बाकी यात्रा में सन्नाटा था क्योंकि नादिया ने कुछ नहीं बोला और ओलिवर, जो पूछताछ नहीं करना चाहता था, ने भी पहल नहीं की। नौकरानी, ठीक है, उसे यह जानने में काफी दिलचस्पी थी कि क्या हुआ था और नादिया ने उस पर हमला क्यों किया। लेकिन वह इस समय एक नौकरानी की भूमिका निभा रही थी, और एकमात्र नौकरानी को उन चीज़ों के बारे में जानने का अधिकार नहीं था जिनके बारे में उसके मालिक ने उसे पूछने की अनुमति नहीं दी थी। उसे यकीन था कि वहाँ कुछ गड़बड़ है। हमेशा शांत रहने वाली और धैर्यवान प्रतिभा वाली नादिया आखिरकार अचानक किसी पर इस तरह हमला नहीं करेगी। ओलिवर को यह भी पता था कि वह उन्हें एक दूसरे पर विशेष नज़र रखते हुए नहीं देख सकती थी, और उसका उसे बताने का इरादा भी नहीं था। हम यहाँ हैं। ये शब्द अचानक तनाव को दूर कर देते हैं, जिससे उनका ध्यान खिड़कियों पर केंद्रित हो जाता है। बुजुर्ग ने शांत स्वर में घोषणा की, जिससे कार में बैठे लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ। कार रुकते ही ओलिवर को हल्की सी कपकपी महसूस हुई। नौकरानी ने तुरंत प्रतिक्रिया की और उसके लिए दरवाजा खोल दिया। वाह, उसने अपने सामने जो देखा वह एक हरा भरा जंगल था। नहीं, वे घने हरे जंगल के अंदर थे। बाहर निकले बुजुर्ग ने भी कहा, ये वह जगह है जहां 5 कुलों के युवा उत्तराधिकारी मिलेंगे। ये कुलों द्वारा बनाया गया एक एकांत अभयारण्य है। पूर्व सूचना के बिना इसका पता लगाना असंभव है। इतना ही नहीं, यह अभयारण्य संरक्षित है एक शक्तिशाली अवरोध द्वारा। बुजुर्ग ने ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ों और हरी भरी हरियाली की ओर इशारा करते हुए आगे कहा, ये जगह काफी पुरानी है और अब इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता जितना पहले हुआ करता था। कबीलों ने अपने मिलन स्थल बहुत पहले ही बदल लिए थे, लेकिन यह अभी भी मौजूद है और इस्तेमाल किया जाता है। ये वो स्थान होगा जहां अतीत के शक्तिशाली ओझा मिलते थे और महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करते थे। ओलिवर ने पेड़ों को देखा, और वे काफी प्राचीन लग रहे थे। वे ऊंचे थे और आकाश के उसके दृश्य को लगभग ढक रहे थे। तो ये स्थान कुलों के लिए एक तटस्थ स्थान के रूप में कार्य करता है? उन्होंने सवाल किया। ये सही है। हालांकि अब यह आधिकारिक बैठक स्थल नहीं है, फिर भी संरक्षक आत्माओं द्वारा इसका नियमित रखरखाव किया जाता है। अभिभावक आत्माएं। ओलिवर के कान खड़े हो गए। उसने पहले उनके बारे में सुना था लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस जगह पर वे होंगे। अब मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें बैठक स्थल तक ले जाऊंगा। ओलिवर मदद नहीं कर सका लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था क्योंकि वह पीछे चल रहा था। आखिरकार उनसे मिलने का समय आ गया। कहानी खत्म। अलविदा।